खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जुड़ रहे हैं। मेजर शाह, आपका स्वागत है। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल वीरेंद्र कुमार शाही जुड़ रहे हैं। कर्नल शाही, आपका स्वागत है। और विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले संजीव जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। अभी तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान से सामने आ रही हैं। वहां पर लोग जश्न में डूबे हुए हैं। उधर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन ये कह रही हैं कि 15 दिन में परमाणु हमला ईरान कर सकता है। अभी किस तरह से देख रहे हैं जो खबरें अभी छनकर सामने आ रही हैं इनको आप? देखिए, ईरान के द्वारा जो रिटेलिएशन किया गया है वो यूएस के कतर के जो बेस पर टारगेट करना, इजराइल की सिटीज को टारगेट करना, वो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो अपनी राष्ट्र की जनता को ये दिखाने के लिए उसने किया और उसने इजराइल में क्षति भी पहुंचाई। और उस रिटेलिएशन को ईरान के जो की तरफ से सेलिब्रेट करने की जो खबरें हैं वो आ रही हैं जी। और ये जो मैसेज है वो जाहिर है कि ईरान की जो इस्लामिक रिजीम, वहाँ की जो सरकार है, वो अपनी राष्ट्र की जनता को जो देना चाहती थी वो मैसेज उन्होंने दिया है और अनेकों लोगों ने उसका स्वागत किया है और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये बात बहुत स्पष्ट है और ईरान भी अपनी जीत का दावा कर रहा है। लेकिन वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है और उसके द्वारा जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसको तबाह किया गया है। लेकिन जो आप जैसा कि आपने जिक्र किया कि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता के बयान का, तो देखिए एक बात स्पष्ट है कि यदि ईरान की तरफ से कोई ऐसे कदम भविष्य में आगे उठाए जाते हैं कि जिससे कि अमेरिका और इजराइल को इस बात का असेसमेंट हो कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के और नजदीक पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के अंदर और भी बड़ी कार्रवाइयां कर सकते हैं, ठीक है और सर। भी बड़े जी। एक्शंस ले सकते हैं। और ये जो पूरा जो युद्ध का अभी जो एक सीज फायर है, ऐसी स्थिति में ब्रेक होगा और ये पूरी स्थिति जो है युद्ध में बदलेगी। इस तरीके की भावना ऐसे में बन जाएगी क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों ही की तरफ से ये बात स्पष्ट कर दी गई है, समय समय पर इस संकल्प को दोहराते रहे हैं तो वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। तो यदि उनको ऐसा असेसमेंट अमेरिका को लगता है कि ईरान फिर से न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ बढ़ रहा है या इतने कम दिनों में बना लेगा, तो ऐसे में दोनों की तरफ से फिर से ईरान के ऊपर बड़े हमले किए जा सकते हैं। इस बात की तब तक संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है सर। संजीव जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मेजर शाह, अगर ऐसा होता है तो फिर सीज फायर का कोई मतलब नहीं है। ट्रम्प के सारी कोशिशें फेल हो गई और ईरान अगर 15 दिन में परमाणु हमला कर देगा तो इसका मतलब बहुत करीब है। अगर ये कैरोलिन दावा कर रही हैं, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव, तो इसका मतलब बस बनाने के कुछ ही कदम दूर है। जी, ये स्पेकुलेशन हुआ था अमेरिका को भी कि ईरान परमाणु हथियारों से इस्तेमाल करेगा और हो सकता है कि अमेरिका के खिलाफ भी इस्तेमाल करे। तो अमेरिका ने इसीलिए फिर जाके प्रीएम्प्ट करने के लिए ये हमला कर दिया और ये एक्चुअली जस्टिफाई बिल्कुल नहीं है। आप एक सोवरेन राष्ट्र का वायलेशन करके आप अंदर कर रहे हो, ये बिल्कुल ये रेड लाइन क्रॉस कर दी थी अमेरिका ने। चाहे लोगों को ईरान पसंद आए कि नहीं आए, लेकिन लेट व्हाट जो फेयर है वो फेयर है, जो बात हकीकत की है, जो सही है वो बात सही है। तो अमेरिका ने बिल्कुल सही नहीं किया था ये रेड लाइन क्रॉस करके। और डोनाल्ड ट्रम्प साहब की क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि आप देखिए ऑफ सिंदूर के वक्त भी उन्होंने ऐसे एक ट्वीट डाली थी कि एक सीज फायर हो गया है हिंदुस्तान का पाकिस्तान का। बाद में क्लैरिफाई भी हुआ कि हिंदुस्तान की तरफ से तो कोई सीज फायर हमने मांगा नहीं था, ना कोई ऐसा कम्युनिकेशन था, ना अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट था इसके अंदर। डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने वही किया यहाँ पर भी। कल सुबह जब सो के उठे, हम पहला काम करते हैं अपना फोन देखते हैं ना, मैं फोन देखा कि इजराइल और डोनाल्ड ट्रम्प साहब की तरफ से बयान आया है, ये सोशल मीडिया पे लगाया है कि इजराइल और ईरान के एक सीज फायर हो गया, 12-12 घंटे की फेज में होगी। तो मैंने लिखा LOL और एक स्माइली भेजी हंसते हुए। मुझे लगा मजाक कर रहा है कोई, ऐसी बताइए बात है हाँ उस टाइप से। लेकिन ये बात साफ हो गई, ये मजाक नहीं था, ये हकीकत क्या एक रिपोर्टिंग थी। उसके बाद फिर हमने कहा कि भी ऐसा होगा तो फिर ये इजराइल ने बोला कि ईरान ने सीज फायर वायलेशन करा। ईरान ने कहा नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। बल्कि कुछ चंद घंटों के बाद, बल्कि ताजी एक मिलिट्री कैंप है इराक के अंदर, इराक के मिलिट्री कैंप जो बगदाद में है, तजी के अंदर धमाकों की आवाज नहीं दी थी। और ये कुछ क्लियर नहीं हो पाया था कि कहां से आया था धमाका, किसने किया था, मकसद क्या था, ये बात क्लियर नहीं हुआ था कुछ। मगर
अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये एहसास हो गया होगा कि इससे उन्होंने अपनी ब्रीफ क्रॉस कर दी थी, और अगर इस आग को अभी नहीं रोका जाए तो बिल्कुल 100% ये तीसरे विश्व युद्ध की घंटी थी ये। बहुत से एनालिस्ट बोलेंगे कि विश्व युद्ध नहीं होगा, विश्व युद्ध हो सकता है, नहीं होगा, होगा। भाई अगर अमेरिका सुपर पावर, आपको मैं इतिहास में जाता हूँ, 1914 से लेकर 1918 युद्ध के टाइम पे 4 साल लगे थे अमेरिका को सोचने के लिए कि भाई वो इस जंग में कूदे कि नहीं कूदे। वो मजबूरन 1918 में अमेरिका को इसमें कूदना पड़ा। तो अगर अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होता है तो जाहिर सी बात है बहुत से मुल्क चाहे या ना चाहे, चाहते हुए भी इनको इन्वॉल्व इसमें होना पड़ेगा। हिंदुस्तान की सटीक रही है, बहुत न्यूट्रल स्टैंड लिया है हिंदुस्तान ने। हमारी दोस्त ईरान भी है, हमारे दोस्त इजराइल भी है। इजराइल हमारा मिलिट्री पार्टनर है काफी हद तक। ईरान को हम एक्सपोर्ट करते हैं बासमती राइस, चाबार पोर्ट, तेल के लिए कई सारी चीजें हैं, उनसे व्यापार होता है। तो दोनों हमारे मित्र हैं। हिंदुस्तान की रणनीति एकदम न्यूट्रल रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप अगर ये आग नहीं रोकेंगे, डोनाल्ड ट्रंप एक ही आदमी कर सकता है बस, क्योंकि है डोनाल्ड ट्रंप साहब बस, यानी कि अमेरिका। अगर ये आग नहीं रोकी गई तो ये आग ऐसे भड़केगी कि पूरे को ले लेगी। ठीक है कर्नल शाही, कैसे देख रहे हैं सर? एक तरफ 12 दिन तक जंग चली, फिर सीज फायर का ऐलान हुआ, उधर ईरान में सेलिब्रेशन चल रहा है, वो कह रहे हैं कि हम जीत गए हैं इस जंग को, लेकिन उधर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव दावा भी कर रही हैं कि 15 दिन में परमाणु हमला कर देगा ईरान। देखिए, पहले तो मैं मेरे शाह ने जो कहा उस बात को एंडोर्स करना चाहता हूं कि ट्रंप साहब मेरा ख्याल बहुत जल्दबाजी में और एक बड़े बड़े बयान देते आ रहे हैं। या तो उनको नोबेल प्राइज की जल्दी है या एक अपनी अलग सी शख्सियत संसार के आगे पेश करना चाहते हैं, और उनके बयान फिर कई बार उनको पलटना भी पड़ता है, कई बार वो साबित नहीं हो पाते हैं। इसलिए पहली बात तो यह है कि उनके जो बयानात हैं उनको ज्यादा सीरियसली लिया जाना नहीं चाहिए। अब ईरान के रेफरेंस में उनका पहला बयान था, वी हैव ओब्लिटरेटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ एटॉमिक वेपन्स इन ईरान। आज उन्हीं के ऑफिस से वो मैडम कहती हैं कि वो 15 दिन में तैयार भी कर सकता है और यूज भी कर सकता है। मेरे ख्याल में दोनों विचार एक्सट्रीम एंगल्स के हैं और दोनों विचारों के ऊपर बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं किया जा सकता। अगर उनके यहाँ अभी इतनी बॉम्बिंग हो चुकी है, इतना युद्ध हो चुका है, अगर उनकी कैपेसिटी होती 15 दिन में एटॉमिक बॉम्ब तैयार करने के लिए, तो वो 15 दिन आज ही क्यों शुरू हो रहे हैं? उन 15 दिन में उनके पास पिछले 15 साल थे, 15 महीने थे, 15 हफ्ते थे। Why start today for another 15 days? तो दोनों चीजें बड़ी फार फेच लगती हैं। और ईरान ने अगर एटॉमिक बॉम्ब का यूज करना है और यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट करना है, तो मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ, बड़ी एटॉमिक पावर है यूनाइटेड स्टेट्स। उनके जो एटॉमिक बॉम्ब्स हैं अलग अलग बेसिस में प्लेस्ड हैं, जैसे नीदरलैंड में है, इटली में है, बेल्जियम में है, ऑस्ट्रेलिया में है, जर्मनी में है, और ईरान के बिल्कुल कान पर बैठा पाकिस्तान में है। इतने बेसिस पर एटॉमिक बॉम्ब्स हैं। इसके अलावा उनकी जो यूनिक न्यूक्लियर फैसिलिटेड सबमरीन्स है, वो समुद्र के किसी भी समुद्र के किसी किनारे से ईरान को टेक ऑन कर सकते हैं। 5th फ्लीट तो ईरान के आंगन में है। ठीक है। उसके अलावा 3 फ्लीट्स और हैं जो इर्द गिर्द हैं, सब न्यूक्लियर केपेबल हैं। ऐसी सूरत में मैं नहीं समझता कि ईरान ऐसा कोई कदम उठाएगा। और इसके साथ जो ये मैडम बयान दे रही है, इट इज काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन और whatever they have already done, जो कर चुके हैं उसको शायद जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। जी। मेरे अपने विचार में ठीक है, तीनों पार्टी
ईरान, इजराइल और अब यूनाइटेड स्टेट्स आल्सो, इन्होंने जितना जितना ऑपरेशन में दमखम दिखाना था दिखा ठीक चुके है। हैं। हाँ। और अब शायद तीनों ही शांति चाहते हैं, हम्म और वही चीज उनके तीनों मुल्कों के लिए हम्म और संसार के लिए, गल्फ के लिए, पूरी दुनिया के लिए और बाकी ममालिक सबको असर पड़ेगा अगर जंग होता है। अगर वो स्ट्रेट ब्लॉक करते हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस होगा जिसमें ईरान शायद सबसे ज्यादा घाटे में होगा और सबको थोड़ा थोड़ा असर पड़ेगा। ठीक है सर, मैं आप ही की बात को कर्नल शाही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए संजीव जी के पास चल रहा हूं, क्योंकि संजीव जी अगर शांति की बात तीनों चाहते हैं तो फिर सवाल यह है कि इस 12 दिन की लड़ाई में किसको क्या हासिल हुआ। इजराइल ये कह रहा था कि हम तबाह कर देंगे उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, वो भी नहीं हो पाई पूरी तरह से, चूंकि ईरान तो इससे इनकार कर रहा है। उधर यूएस ने हमला तो किया लेकिन उसके ऊपर पलटवार भी ईरान ने कर दिया, फिर आखिरकार सीज फायर करना पड़ा ट्रंप साहब को। ईरान को भी तो नुकसान हुआ ही है, भले ही वो ये कह रहा हो कि हमारे न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान नहीं पहुंचा पाए, लेकिन पीछे तो चला ही गया ईरान। इतना नुकसान तो वहां पर हुआ ही, इतने लोगों की मौत तो हुई। जंग से किसको क्या मिला फिर संजीव जी? देखिए, अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करने की, उसको क्षति पहुंचाने का जो उसका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था उसको हासिल किया है। और ईरान चाहे कुछ भी कहे, ईरान के ऊपर जो इतनी बड़ी कैपेबिलिटीज के 30,000 पाउंड के कई बॉम्ब्स उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर गिराया जाना, ये जाहिर है कि बड़ी तबाही लेकर के आया है। ईरान उसमें कोई दो राय नहीं है। और ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, इनरिचमेंट फैसिलिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसका है वो तबाह हुआ है। ये जरूर है रेडिएशन वहां नहीं हुआ है क्योंकि ईरान ने अपने जो फिशल मटेरियल जो न्यूक्लियर इनरिच्ड यूरेनियम है और उसको वहां से कहीं और शिफ्ट कर दिया था। तो ये अच्छा है कि वो शिफ्ट उन्होंने कर दिया था, क्योंकि यदि वो हमले की जद में आता तो पूरे ईरान में रेडिएशन फैल सकता था, पूरे मिडिल ईस्ट में जो है भारी जो है दिक्कतों का सामना वहां आम जनता को करना पड़ता। तो एक तरह से ये अच्छा है कि वो रेडिएशन वहां नहीं हो रहा है। लेकिन जो उसकी न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने की जो कैपेबिलिटीज हैं, जो उसका जो तंत्र है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो डैमेज हो गया और ईरान कई वर्षों पीछे चला गया, ये बात बहुत स्पष्ट है। और वहीं दूसरी तरफ ईरान को अपनी जनता को भी दिखाना था कि वो कहीं से कमजोर नहीं है, तो ईरान ने कुछ रिटेलिएशन किया। कतर के यूएस बेस पे जो मिलिट्री बेस अमेरिका का सबसे बड़ा है मिडिल ईस्ट में, उसके ऊपर हमले कुछ किए, कुछ मिसाइलें दागी। तो और इजराइल के ऊपर भी हमले किए, इजराइल को भी कुछ क्षति पहुंचाई। और इजराइल ने तो 13 जून से ही हमले शुरू कर दिए थे। तो ये जो पूरी स्थिति है उसमें अमेरिका और इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को पुश बैक करने के लिए उसको जो है उसको लिमिट करने में सफलता मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मैं फिर से इस बात को रिपीट करूंगा कि आगे आने वाले समय में भी यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को और इजराइल को इस बात की आशंका हुई कि ये जो ईरान है वो किसी तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के नजदीक पहुंच रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका और इजराइल के ईरानियन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर और भी ज्यादा बड़े हमला करने के जो ऑप्शंस हैं वो ऑन द टेबल हैं, वो ओपन है। और अगली बार जो यदि कोई हमला होता है तो मेरा ऐसा मानना है कि वो वहां की जो ईरान की इस्लामिक रिजीम है उसको बदलने की तरफ ये दोनों राष्ट्र आगे बढ़ सकते हैं। और ये स्थितियां काफी डिवास्टेटिंग साबित हो सकती हैं ईरान के लिए, वहां की इस्लामिक रिजीम के लिए। और जाहिर है कि इसके लिए इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं इजराइल को भी के ऊपर भी आएंगे, अमेरिका के बेसिस भी हिट, लेकिन फुल फ्लेजेड वॉर की स्थिति में ये जो राष्ट्र हैं वो इराक की तरीके से ईरान में भी रिजीम चेंज करने की तरफ बढ़ेंगे, जिसके की संकेत डोनाल्ड ट्रंप पहले। हाँ ठीक है। मेजर साहब, मैं बहुत जल्दी से आपके पास आते हुए एक सवाल मेरा ये है, क्या खामनेई को और ज्यादा समर्थन इसके बाद अब वहां की जनता का मिल जाएगा? चूंकि मकसद तो कुछ ऐसा ही था, ट्रंप साहब का, अमेरिका का, यूएस का कहें, इजराइल का कहें कि साहब उनको खत्म करना है, वहां पे तख्ता पलट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन क्या इसके बाद और ज्यादा मजबूत हो गए खामनेई या फिर कमजोर पड़े हैं? जी मजबूत हुए हैं। और कैसे मजबूत हुए हैं? खामेनी और मजबूत नहीं हुए दरअसल, उनके जो दुश्मन हैं वो कमजोर हुए हैं, मैं ऐसे बोलूंगा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब और कमजोर हुए हैं, खामेनी वहीं के वहीं हैं, मजबूर नहीं हुए। इनके साथ जो खड़े थे जो दुश्मन, वो कमजोर हुए हैं। अगर दुश्मन कमजोर हुए तो जाहिर सी बात है अपर हैंड तो खामेनी उसके मुकाबले मजबूत हुए।
ठीक। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की क्रेडिबिलिटी तो लो हो गई, उससे पूरी अमेरिका की छवि पे असर पड़ता है। अमेरिका की इतना क्या रुतबा था अमेरिका, इस बार लग रहा है वो बहुत जल्दबाजी में हर चीज को लेकर हैं इस बार, इस टर्म में। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। तो अमेरिका का रुतबा नीचे हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप का स्टेचर नीचे हुआ है, उनकी क्रेडिट कई दुनिया ने देखा है उनकी यू टर्न, कभी बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ जी, ये है ठीक। तो बचकानी हरकत है या क्या है मालूम नहीं, कुछ पता नहीं। और वो ट्वीट भी करते हैं मैं कितनी जंग रुकी, आज तक किसी ने मेरे को नोबेल पीस प्राइज नहीं नवाजा। अरे इतनी बड़ी ग्लोबल सुपर पावर अमेरिका के नंबर 1 मैन के राष्ट्रपति ऐसा ट्वीट कर रहे हैं, शोभा नहीं देती बिल्कुल भी। हमें वेरी बैड, बहुत खराब लगता है। और दुनिया देखिए, और बात तो ये ना, वो शांति प्रस्ताव की बात जब हो रही थी, उधर असीम मुनीर कर रहे थे, उसके 2 दिन बाद अटैक भी फिर ट्रंप साहब ने कर दिया, तो फिर शांति तो सब धरी की धरी रह गई। अब मैं कर्नल शाही आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं सर, जैसा कि संजीव सर कह रहे थे, यूरेनियम को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन संसाधन बहुत सारे नुकसान में पहुंच गए हैं ईरान के, इसलिए वो पीछे भी चला गया होगा और उसको और वक्त भी लगेगा उनको डेवलप करने में। तो क्या ये माने कि जो मकसद था इजराइल का या फिर यूएस का कि उसके परमाणु जो ठिकाने हैं वहां पर जो सारी सामग्री है उसको तहस नहस कर देना है, लीकेज की कोई खबर नहीं आई? चूंकि ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर अगर मैं इसको देखूं तो पाकिस्तान में हवाई जहाज हमने सुना था, देखा था कि साहब यूरेनियम उसका असर कम करने के लिए विदेश सामग्री मंगवाई थी पाकिस्तान ने, लेकिन यहां तो ऐसा कुछ हमने सुना नहीं, देखा नहीं। तो क्या ये माना जाए कि यूरेनियम उनका सुरक्षित है और पहले ही, जैसा कि संजीव सर बता रहे थे, उन्होंने शिफ्ट कर दिया था? कर्नल शाही, ये हो सकता है शिफ्ट कर दिया था। मैं एक कदम और आगे जाकर ये भी सोचना चाह रहा हूं कि क्या खमेनी भी शिफ्ट हो गए? पिछले लगभग 10 दिन से उनका कोई निश्चित समाचार बाहर नहीं आया है जी, सिवाय इसके कि कोई मैसेंजर उनके पास रिटन नोट लेकर जाता है और रिटन नोट में जवाब आ जाता है। रिटन नोट में ही उनके 3 उत्तराधिकारियों के नाम भी आ गए हैं, और उनका अपना कोई वजूद कहाँ है वो पता नहीं है जी, वो है ठीक नहीं है। हैं तो ईरान में ही हैं या कहीं बाहर हैं, ये आने वाले कुछ समय में क्लियर होगा। बिल्कुल, और ये देखना होगा कि आगे आने वाले वक्त में सर क्या खबरें अब चुनकर सामने आती हैं, क्योंकि तीनों ने सीज फायर की बात कही है, शांति की बात कही है, जश्न में भी लोग हैं, खुशी में भी हैं। फिलहाल चूंकि वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है इस चर्चा के लिए, बहुत शुक्रिया करूंगा संजीव जी आपका, मेजर शाह आपका, कर्नल शाही आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए अपना समय आप तीनों का बहुत शुक्रिया, अपना वक्त इंडिया न्यूज के लिए निकालने के लिए। तो फिलहाल अभी की इस स्पेशल रिपोर्ट से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।